ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सारी अनुसूचियों को क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उन सारी अनुसूचियों को किस प्रकार से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं उसके लिए एक हम लोग ट्रिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं कि कितनी अनुसूचियां हैं और क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8 मूल अनुसूची है और 4 संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई थी। यानी कि प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियां थी, यानी जो हमारा प्रथम द्वितीय तृतीय से लेकर के 8वीं अनुसूची है वो सारी अनुसूचियां मूल अनुसूची है। और जब संविधान में पहला संशोधन हुआ था, यानी संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, तो उस टाइम पे 9वीं अनुसूची ऐड करी गई थी और साथ ही साथ जब और संशोधन होते गए तो बाकी की अनुसूचियां भी जुड़ती गईं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सारी अनुसूचियों के बारे में। और हाँ, एक बात और मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो 12 अनुसूची है उसको याद करना थोड़ा सा टफ है। तो उसके लिए मैंने लास्ट में एक ट्रिक रखी हुई है जिसकी मदद से सारी की सारी अनुसूचियाँ हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में यहाँ पे हम देख सकते हैं राज्य तथा संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यानी कि पहली अनुसूची में भारत में जितने राज्य हैं वो और भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। तो अगर बात करी जाए यहाँ पर राज्य की, तो पहले टोटल राज्य थे 29, लेकिन पहले 29 राज्य थे, लेकिन नवंबर 2020 में ये बदल करके टोटल 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर था हमारा, वो राज्य से केंद्र शासित देश में परिवर्तित हो गया था, केंद्र शासित प्रदेश में। वहीं बात करी जाए अगर से केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थी और बाद में नवंबर 2020 में ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर के 8 हो गई। और यहाँ पर बात करी जाए अगर से यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी 7, जो कि बढ़ करके हो गई थी 8 नवंबर 2020 में। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हैं। सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान एंड निकोबार आयरलैंड, और दूसरा जो है दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। पहले दादरा एंड नागर हवेली वो दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थी। तो 8 से पहले जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो थी 9, लेकिन बाद में इनको जोड़ करके 1 कर दिया गया। तो जिस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई। और तीसरा है चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये सारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, इन सब का उल्लेख भारत की पहली अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पर अगर से एक क्वेश्चन बनता है कि किसी राज्य की संख्या बढ़ जाने पर या फिर किसी केंद्र शासित देश प्रदेश की संख्या बढ़ जाने पर किस अनुसूची में बदलाव आएगा, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रथम अनुसूची। किसी कोई भी राज्य बढ़ रहा है, किसी भी देश में राज्य की संख्या अगर से बढ़ रही है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में वृद्धि या फिर कमी हो रही है, तो पहली अनुसूची प्रभावित होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची की तरफ। दूसरी अनुसूची क्या है? मुख्य पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते। यानी कि जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन और उनके भत्ते और यहाँ तक कि उनके पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या है? इसमें भी मुख्य पदाधिकारी या फिर व्यवस्थापिका के सदस्य जैसे मंत्री हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। और अगली अनुसूची हमारी चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किए जाने का उल्लेख है। यानी मतलब इसका ये है कि राज्यसभा की जो भी सीटें होंगी वो किस राज्य में कितनी होंगी और केंद्र शासित प्रदेश में
केंद्र शासित प्रदेश से कितनी होंगी। यानी कि राज्यसभा की सीटों का उल्लेख वो चौथी अनुसूची में किया गया है। सारी अनुसूचियों को याद करने के लिए हम लोग कुछ की पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं इन सारी डेफिनेशन, इन सारी अनुसूचियों से। तो सबसे पहली अनुसूची में हम लोग कलेक्ट करेंगे राज्य, दूसरे में जो हमारा की पॉइंट होगा वो होगा वेतन और भत्ते, तीसरे में शपथ, और जो चौथे में हमारा की पॉइंट होगा वो होगा राज्य। और पहले में राज्य था, संघ को ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची की तरफ। यहाँ पर जो पांचवी और छठवीं अनुसूची है, लगभग दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो पांचवी अनुसूची ये है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो एससी एसटी कास्ट के लोग होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख है वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और छठवीं अनुसूची की बात करी जाए तो इसमें 4 जनक्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जितने भी जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के विषय में सारी जानकारी दी गई है। यानी कि इन चारों राज्यों के प्रशासन का उल्लेख छठवीं अनुसूची में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली अनुसूची की तरफ। तो सातवीं अनुसूची है, उसमें इसमें शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन हुआ है वो 3 सूचियों के अंतर्गत हुआ है। तो चलिए उन 3 सूचियों के बारे में जान लेते हैं हम लोग। संघ सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। यानी कानून बनाने की शक्ति संघ सूची में केंद्र सरकार को दी गई है। और राज्य सूची की बात करी जाए तो इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और वही समवर्ती सूची की बात करिए तो समवर्ती सूची पर रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मतों में भेद होने के पश्चात जो प्राथमिकता दी जाएगी वो केंद्र सरकार को दी जाएगी समवर्ती सूची में। जो हमारी सातवीं अनुसूची है उसमें शक्ति का आवंटन केंद्र और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार किया गया है उसका सारा उल्लेख दिया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो हमारी अगली अनुसूची आठवीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी प्रारंभ में, लेकिन वर्तमान में बात करी जाए तो वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या है 22। ये हमारी मूल अनुसूचियाँ। अब इन जो की पॉइंट्स है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो पांचवी अनुसूची है उसमें की पॉइंट है एससी और एसटी। छठवीं अनुसूची में जनक्षेत्र है। और जो सातवीं अनुसूची है उसमें शक्ति का आवंटन है, तो यहाँ से शक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची में, तो भाषा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो हमारी अन्य अनुसूचियां हैं जिनको संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया उसके बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा संविधान संशोधन था 1951 में। तो 1951 में संविधान का पहला संशोधन था, तो उसी संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में संपत्ति यानी कि भूमि से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया था। यानी कि इसमें न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी प्रावधान भूमि सुधार एक्ट का उल्लेख किया गया था 9वीं अनुसूची में। यानी ये अनुसूची संपत्ति से संबंधित है। और बात करी जाए अगली अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची की, तो ये जब 52वां संशोधन हुआ था संविधान का तब ये अनुसूची ऐड की गई थी। और ये जो 52वां संशोधन है 1985 को हुआ था। 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या था, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। यानी और थोड़ा सा और क्लियर किया जाए तो चुनाव के बाद जब चुनाव हमारे ख़त्म होते थे उस टाइम पे, तो छोटे छोटे जो दल थे वो एक दूसरे के साथ स्वार्थपूर्ण तरीके से मिल जाते थे। तो इस पर रोक लगाई गई 10वीं अनुसूची में, और कहा गया कि जो दल बदल से चुनाव प्रभावित होता है उसके लिए जो एक दल का दूसरे दल में जुड़ना वो
केवल चुनाव के पूर्व किया जाएगा। चुनाव के खत्म होने के बाद या फिर चुनाव का निष्कर्ष निकलने के बाद दल बदल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है तो चुनाव के बाद वो सारी दल बदल की प्रक्रिया रिक्त मानी जाएगी। तो इन सब बातों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया और 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और 52वां संशोधन 1985 को हुआ था। अब बात करते हैं अगली संशोधन की अगली अनुसूची की, जो है 11वीं अनुसूची। ये 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और जो 73वां संविधान संशोधन था वो 1992-93 में हुआ था। 1992 में जो ये 73वां संशोधन था वो या फिर 11वीं अनुसूची को पेश किया गया था और 1993 में ये अनुसूची पास की गई थी। तो इसलिए दो दो डेट है यहाँ पर, 1992 और 93। इसमें क्या है, इसमें पंचायती राज अधिनियम का वर्णन है। आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो जो 12वीं अनुसूची है वो 73वें संशोधन के बाद जो 74वां संशोधन था उसमें जोड़ी गई थी और ये संशोधन भी 1992-93 में पूर्ण हुआ था। इसमें क्या कहा गया, इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि नगर पालिकाओं या फिर जो पंचायती राज है इसमें कार्य क्षेत्र तय किए गए थे। तो पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र तय किए गए थे और जो हमारा नगर पालिका है उसमें 18 कार्य क्षेत्र तय किए गए थे। ये थी कुल 12 अनुसूचियां और इसमें भी कुछ हम लोग की पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे संपत्ति पहला की पॉइंट है और जो 10वीं अनुसूची में है दल बदल और इसमें पंचायती राज और नगर, ये सारी की पॉइंट्स की मदद से हम लोग ट्रिक बनाएंगे जो कि सारी अनुसूचियों जो 12 अनुसूचियां हैं उसको याद करने में बहुत ही सहायता करेंगी। हम लोग ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पर ट्रिक को जानने के लिए हमको ये कुछ लाइंस याद करनी होंगी और ये लाइंस है कि संघ राज्य में बेसन भात साथ ग्रहण करो, राज सस्ती जनक्षेत्र में, शोभा संघ दल बदल पंचनगर में। ये 3 लाइंस अगर से याद हो जाती हैं तो हमको 12 अनुसूचियाँ को करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये याद करने में मदद करेगा 12 अनुसूचियों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 12 पॉइंट्स लिखे हैं या फिर 12 तक काउंटिंग नंबर्स लिखे हैं। सबसे पहला जो है हमारा पहली अनुसूची को प्रदर्शित करता है और दूसरा दूसरी अनुसूची को दर्शाता है। उसी तरीके से जो 12वां नंबर है वो 12वीं अनुसूची को दर्शाता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर की। तो पहला है, यानी जो हमारा पोएम का पहला पार्ट है वो संघ राज्य। पहली अनुसूची है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख करती है और दूसरी और संघ राज्य में बेसन भात, और जो बेसन और भात है वो वेतन भत्ता और पेंशन को निर्देशित करता है। साथ ग्रहण करो, जो तीसरा पार्ट है इस लाइन का वो साथ ग्रहण करने यानी कि शपथ ग्रहण करने के बारे में बता रहा है। इस प्रकार से पहली लाइन से हमारी 3 अनुसूचियां क्लियर होती हैं। संघ राज्य में बेसन भात साथ ग्रहण करो, पहली अनुसूची में संघ और केंद्र शासित या फिर राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता और पेंशन का उल्लेख है और जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ ग्रहण करने का उल्लेख है। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची और अगली लाइन की। चौथी अनुसूची में जो हमारा की पॉइंट था वो था राज, यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में जो उल्लेख किया गया था वो चौथी अनुसूची में किया गया था। फिर बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। तो यहाँ पर लिखा है राज सस्ती। सस्ती को अगर देखा जाए तो हम लोग एससी और एसटी के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। जो 5वीं अनुसूची है उसमें एससी और एसटी का प्रशासन और उसका नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर राज्य से हमारा हो गया राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और सस्ती से हो गया एससी एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। और जो 6वां अनुसूची है वो था जन क्षेत्र में। हमने की पॉइंट सिलेक्ट किया था जन क्षेत्र में। उसमें जो 4 जन क्षेत्र थे असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी जन क्षेत्रों के बारे में जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और उनके विषय में जानकारी दी गई थी वो 6वें अनुसूची में निर्देशित की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है राज सस्ती जन क्षेत्र में, राज्य से हो गया हमारा
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। सस्ती से हो गया एससी एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। जनक्षेत्र में जो चारों जनक्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया था वो पॉइंट। तो इस लाइन से हमारी चौथी, पांचवी और छठवीं अनुसूची क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगली लाइन की। तो अगली लाइन है शोभा संघ दल बदल पंचनगर में। तो यहाँ पर सो सातवीं अनुसूची को रिप्रेजेंट करता है। सो यानी कि यहाँ पे श आ रहा है, श वर्ड। श शब्द से हम लोग शक्ति निकाल सकते हैं। तो यहाँ से श से हो गया शक्ति का बंटवारा, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार में शक्ति का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, वो सातवीं अनुसूची में उसका उल्लेख है। तो यहाँ पर सो से हो गया हमारा शक्ति का बंटवारा। फिर बात करते हैं भा, जो कि आठवीं अनुसूची का है कि पॉइंट ये भाषा को उल्लेख कर रहा है, यानी भाषा को निर्देशित कर रहा है। यानी कि आठवीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, वो हमको इस की पॉइंट से पता लग रहा है। अब बात करते हैं नौवीं अनुसूची के लिए। नौवीं अनुसूची के लिए जो वर्ड सिलेक्ट किया गया था वो था संघ, या फिर संपत्ति सिलेक्ट किया गया। तो संघ से हम लोग संपत्ति निकाल सकते हैं। तो नौवीं अनुसूची में हम लोग संपत्ति का अधिकार, यानी जो भूमि सुधार संबंधी एक्ट था वो नौवीं अनुसूची के अंदर आएगा। जो भूमि है वो संपत्ति के अंतर्गत आता है, और भूमि सुधार संबंधी एक्ट यहाँ पर नौवीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। अब अगली अनुसूची जो थी वो थी दल बदल संबंधी प्रावधानों से। तो यहाँ पर जो लाइन है शोभा संघ दल बदल, ये जो दल बदल है ये वर्ड दल बदल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लोग 10वीं अनुसूची को निकाल सकते हैं। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में आता है। फिर आता है पंच। पंच से हो गया हमारा पंचायत। तो यहाँ से हम सीधे सीधे देख सकते हैं जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायत का वर्णन किया गया है। फिर लास्ट में जो हमारा आता है जो वर्ड है वो नगर में, यानी कि नगर पालिका को निर्देशित करता है। तो इस प्रकार से हमारी 12 अनुसूचियों को हम लोग कुछ वर्ड्स को या फिर कुछ लाइंस को, 3 लाइंस को याद करके आसानी से 12 अनुसूचियों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी ट्रिक अनुसूचियों को याद करने की। और ट्रिक एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। संघ राज्य में बेसन भात सात ग्रहण करो, राज सस्ती जनक्षेत्र में, और शोभा संघ दल बदल पंचनगर में। इन्हीं कुछ लाइनों की मदद से हम लोग 12 अनुसूचियों को आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर से आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑनलाइन लर्निंग जोन का हिस्सा बनिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।